नमस्कार दोस्तों, JB स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम UPSC सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी फैकल्टी 4 मेंबर हैं फैकल्टी में, जो आपको GS पढ़ाएंगे, एकदम निचोड़ पढ़ाएंगे। और मेरा दोस्तों मानना है, जहाँ तक मेरा इन जानता हूँ, बहुत शानदार लेवल के टीचर हैं। ठीक है, हमारे क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GS, हिस्ट्री, जियोग्राफी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। और दोस्तों, मैं भी देखो, आप जानते होंगे, मैं भी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, नेट हिस्ट्री और PhD हिस्ट्री। ठीक है, ICT, टीचिंग, रिसर्च। तो दोस्तों देखो, ये तो हमारे मनीष सर हैं, ये आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैं हूँ, और ये अभिषेक सर हैं, जो आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे। और ये हमारे सूरज सर हैं, जो करंट अफेयर और आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। दोस्तों, बहुत ही कम कीमत का हमने बैच बनाया है, स्पेशल बैच है GS का, आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप इस क्लास को देखिए, तब आप सोचना। ठीक है, तो दोस्तों, आज जो क्लास होगा वो होगी महाभारत संग्राम वाली क्लास। ठीक है, UPSC सामान्य ज्ञान GS क्लास फर्स्ट, और हम शुरू करने वाले हैं आज भारत राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आइए मनीष सर जी, और क्लास अपनी स्टार्ट करिए। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ और शुभकामना देता हूँ आपको अग्रिम कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आइए मनीष जी। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जैसे कि आप सभी ने देखा है, मैंने इस प्लेटफॉर्म पर मैथ और रीजनिंग का धमाल मचाया है, और सभी की डिमांड पर, खासकर सर की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का बैच। ठीक है, सबसे GS में जो मेरी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो हमारा हिस्ट्री रहा है। तो हिस्ट्री की क्लास मैं ऑफलाइन भी लेता हूँ, और उसी की बिहाफ पर मैं आज यहाँ पर हिस्ट्री क्लास लेने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको मैंने किस बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पहले दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। देखिए पहले एक बार, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं आपको सिखाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक सिखाऊंगा। पहले वो देखते हैं, टारगेट देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में इस क्लास का टारगेट क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि इस क्लास का हमारा टारगेट क्या होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए जी, टारगेट देखिए। टारगेट, हमें टारगेट क्या करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, टारगेट स्टडी क्या है हमारी। तो आप बताएंगे 1857 के विद्रोह से लेकर, 1857 के विद्रोह से लेकर मैं आपको सिखाऊंगा 1947 भारत की आज़ादी तक। 1857 से लेकर आपको 1947 की आज़ादी तक मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, जिसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं डायरेक्ट ही भारत 1857 की क्रांति पर डायरेक्ट नहीं आऊँगा, 1857 की क्रांति पर मैं डायरेक्ट नहीं आऊँगा। उससे पहले अगर आपका कुछ बेस मजबूत नहीं है, कुछ छुटा हुआ है, तो उसको पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 1857 की जो क्रांति है उसको मैंने कुछ डिवाइड किया है, कुछ बेसिक्स पार्ट्स में किया है। इससे पहले स्टार्टिंग में चलते हैं, मैंने कुछ दिखाया आपको कि मैंने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। सबसे पहले, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पूरा बैच जो है ना, ये हम पूरी मेहनत से कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी मेहनत से। इस जो आपका बैच बनने वाला है, जो कोर्स है, ये सब पूरी मेहनत से लगाने वाले हैं। और आज की क्लास में पता चल जाएगा कि एक्चुअली मेहनत क्या काम है, मेहनत क्या आज चल जाएगा पता। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। चैनल को हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, JB स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप है,
इसको आप बिल्कुल डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जो हम और एक्स्ट्रा मटेरियल होगा हमारा, जो हम और एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं वो हम आपको देंगे JB स्टडी पॉइंट ऐप पर। और ये जो बैच बनने वाला है इस हमने बहुत ही कम कीमत पर रखा है। देखिए एक बार, जो जैसे कि आपको सभी को पता है कि आपके इस पेपर में हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आता है, GS का बहुत ही कम आता है, लगभग 70% और 30% के रेशो में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। अगर आपको ये दोनों परचेज करने हैं, हिस्ट्री भी प्लस GS भी, तो उसका जो चार्ज है बहुत कम है ये भी, तो 3000 रुपये का इसका चार्ज है, ये दोनों का है, कंप्लीट कोर्स आपका, है ना। और आपको कंप्लीट का तो पता है बहुत सारा है, बहुत मेहनत लगने वाली है। लेकिन अगर आपको GS स्पेशल खरीदना है बैच, केवल GS स्पेशल बैच रहेगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा भी है, सब फैकल्टी हैं, सभी की अलग अलग फैकल्टी हैं और सभी अलग अलग फैकल्टी अपनी पूरी मेहनत दिखा रहे होंगे आपके साथ। तो ज़्यादा हमने इसके प्राइस रखे, तो 499 में इसका हमने प्राइस रखे हैं। आज की क्लास लेकर आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने कितनी मेहनत से पूरा बैच डिजाइन किया है। चलिए, ये साथ में आपको 2 प्रैक्टिस सेट भी हैं। जो सबसे पहले हमारा ये वाला प्रैक्टिस सेट आया था भारतीय इतिहास के नाम से, फिर ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है और थर्ड प्रैक्टिस सेट की तैयारी चल रही है। तो इन सभी में आपको वो सब मटेरियल मिलने वाला है जिसे आप सब जगह से लेते हो ना, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से नहीं, सारा रामबाण तरीका इन्हीं 2 सेट में आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मस्ट है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक को, जिसका नाम है, आपके सिलेबस में दिया भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी मैं शुरुआत कहाँ से करने वाला हूँ आप सभी देख रहे हैं। मैंने एक PDF पहले से ही डिज़ाइन कर दी है। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, एक्चुअल में लिखवाना नहीं है, चीज़ों को समझाना है। एक मेरे घर की फैक्ट्री है, घर का क्या कहते हैं उसे, मेरे घर का सब चीज़ है, तो घर के हल्दी मिर्च मसाले वो मेरे हैं। अब क्या है, सब्जी रखी है, उसमें सब्जी में हल्दी मिर्च मसाले वो मुझे डालने हैं और आपको क्या देना, मुझे तो आपको डिश बना के खिलानी है। उस डिश में क्या मसाले, क्या नमक मिर्च मसाले डालने हैं वो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार डलेंगे। और जैसे जैसा आपको पता भी है, ऑफलाइन क्लासेस में हल्दी मिर्च मसालों के नाम से मैं बहुत फेमस हूँ। मैं ज़्यादातर हल्दी मिर्च मसाले डालता हूँ जिससे कि स्वाद बढ़ जाए और चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखो एक बार, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन होगा, आपको पता भी होगा लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। इतिहास का अर्थ क्या होगा, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है, मैं आपको सब बताता चलूंगा। एक बार रिवाइज करता हूं। बेसिकली सबसे पहले सीखेंगे भारत का इतिहास, इतिहास का अर्थ। सेकंड बताऊंगा डिवाइडेशन, इतिहास का वर्गीकरण, कि हम इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड में आपको सिखाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा आधुनिक भारत है। जब हम इतिहास के अंदर आएंगे तो हमें 3 पार्ट मिलेंगे, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। तो एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये किसका पार्ट है आप बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का पार्ट है। फिर मैं आपको आधुनिक इतिहास का भी वर्गीकरण करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमें अपना टारगेट कहाँ जाकर हमें मिलेगा, कहाँ जाके मिलेगा। फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा कुछ पोजीशन के बारे में, जैसे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय, इनके बारे में बताऊंगा। और बेहतरीन ट्रिक्स से मैंने जोड़ा इनको, एक बार में समझ में आ जाएगा। जो अभी तक याद नहीं हुआ ना वो आज याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। फिर हमारा टारगेट पॉइंट आएगा जिससे हमारी स्टार्ट है। टारगेट जो है हमारा टारगेट आज है, हमें 1857 के विद्रोह से कहाँ तक जाना है, 1957 भारत की आज़ादी तक जाना हमें। चलिए, तो 1857 का विद्रोह होगा, उसके बाद हम 1857 के विद्रोह कंटिन्यू करेंगे और धीरे 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 लेकर हम पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट कर देंगे। चलिए सेकंड पेज करता हूँ, ये पेज नंबर 1 है। अगर हम इस पेज की बात करते हैं तो ये आपका पेज नंबर 1 है। सेकंड पेज की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, इतिहास का नामकरण। तो देखिए, इतिहास के नामकरण में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, सब PDF के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो बताया गया है वो बताया गया है कि हिस्ट्री वर्ड जो है ना, एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है।
हिस्ट्री वर्ड जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना हुआ है, हिस्टोरिया, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है छानबीन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, छानबीन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति यूनानी ही रहे जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस व्यक्ति ने हिस्टोरिया नामक एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन सभी घटनाओं का जिक्र किया, अतीत में घटित उन सभी घटनाओं का जिक्र किया जो वास्तव में निश्चित तौर पर घटी थी और जिनके होने के हमारे पास प्रमाण भी थे और स्रोत भी थे। इसी कारणवश हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा गया, पिता गया, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। तो ये कुछ था हिस्ट्री का नामकरण इस टाइप से कुछ हो रहा है। धीरे धीरे चलेंगे चीज़ों को समझते हुए। फिर है हमारा इतिहास का अर्थ। तो इतिहास का अर्थ क्या? इतिहास माने होता है अतीत माने पास्ट। इतिहास एक ग्रंथ है जो पास्ट में घटित उन सभी घटनाओं के बारे में हमें बताता है जो वास्तव में निश्चित तौर पर घटित है और उनके होने के हमारे पास प्रमाण है या उनके हमारे पास स्रोत है। आप कहेंगे कि हमारे पास स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। तो हमारे जो स्रोत है जिनसे हमें पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में कि एक्चुअल में पहले ऐसा हुआ था, क्या क्या स्रोत हैं? जैसे आप देखेंगे अभिलेख हैं, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, कुछ अवशेष हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वास्तव में पहले हमारा इतिहास क्या था। ये हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। कुछ होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में शामिल किया मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, समझदार आप सभी हैं, सभी के बारे में आप जानते भी हैं, बस मुझे एक बार रिवाइज कराना है हल्की चीज़ें। बस कुछ पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, विदेशी यात्राएं हैं जिनसे हमें पता चलता है ये अतीत में घटित हुए सभी घटनाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। तो ये हो गया आज हमारा सेकंड पेज कवर हुआ जिसमें मैंने आपको बताया हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री शब्द एक हिस्टोरिया से लिया गया है, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छानबीन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सबसे पहले यूनानी व्यक्ति ही थे हेरोडोटस जिन्होंने बताया था, जिन्होंने हिस्टोरिया नामक एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में अतीत में घटित उन सभी घटनाओं के बारे में जिक्र किया जो वास्तव में निश्चित तौर पर घटित हुई। इसी कारणवश इनको इतिहास का पिता कहा गया। फिर इससे हमें नॉलेज मिली कि इतिहास क्या है। तो इतिहास एक अतीत है, एक पास्ट है जो प्राचीन में घटित उन सभी घटनाओं के बारे में बताता है जो निश्चित तौर पर घटित है और जिनके हमारे पास वास्तव में परिमाण भी है, स्रोत भी है। तो इसके साथ हमारा पेज नंबर होता है सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर क्या दिखाया गया बिल्कुल देखिए, यहां से कुछ आपको अपना टारगेट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पेज में बताया गया है सबसे पहले कि इतिहास का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं आपसे तो मेनली जो हम इतिहास का वर्गीकरण कर सकते हैं मेन रूप से मेनली हम इसका 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर सकते हैं। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, नंबर सेकंड मध्यकालीन इतिहास और नंबर 3 पर बात करें तो आधुनिक इतिहास। और जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ना यहाँ से ना यहाँ से, हमारा टॉपिक कहाँ से है? आधुनिक इतिहास है। इसीलिए मैंने आधुनिक इतिहास को भी आपके सामने एक बार वर्गीकरण करके दिखा दिया जिससे कि हमारा टारगेट बिल्कुल स्पष्ट रूप से चमक जाए। आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास हमारा कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आधुनिक इतिहास क्या है। तो आप बताएंगे औरंगजेब की मृत्यु से लेकर भारत की आज़ादी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा कहलाएगा आधुनिक इतिहास। तो एक बार जिक्र करते हैं इसका भी और इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। तो आप बताएंगे सबसे पहले है सन 1700 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु से लेकर कहां तक का टाइम पीरियड? आप बताएंगे सन 1947 ईस्वी अर्थात भारत की आज़ादी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसी को हम कहेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास भी 2 टाइप से डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। अगर हम इसकी डिवाइड करता हूं तो पहले पार्ट में हम क्या देखते हैं? पहला पार्ट होगा 1707 से 1885 तक का, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक का। इस टाइम पीरियड में कुछ घटनाएं घट जाएंगी, जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले अगर जिक्र करें तो अंतिम मुगल बादशाह कौन रहे? हमारे मेन रूप से, वरना तो सारे इनकी ब्रांचेस फैल गई थी।
औरंगजेब से बात करें तो औरंगजेब जितना साहसी और बलवान था मुगल बादशाह, उतनी इसके उत्तराधिकारी नहीं रहे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का धीरे 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 एक दीमक लगती है ना, दीमक की तरह पूरा का पूरा फर्नीचर बेकार हो जाता है। ऐसे ही औरंगजेब जितने साहसी और बलवान थे, जितना इन्होंने कार्यक्रम कर रखा था, बड़े बड़े कार्य, इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी उतने अच्छे नहीं रहे, कमजोर साबित हुए, जिस कारणवश क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या होगा, 1707 के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा होगा और उस पर हावी हो रहे होंगे कौन, अंग्रेज। तभी तो कहेंगे सेकंड स्टेप में क्या, अंग्रेजों का उदय होगा। मुगल साम्राज्य का पतन होगा सबसे पहले, फिर अंग्रेजों का होगा उदय। फिर हम देखेंगे कि कुछ स्वतंत्र राज्य होंगे, राज्य क्या हो रहे होंगे, बाद में जाके स्वतंत्र हो रहे होंगे। फिर उसी बीच हमारे सन आ जाएगी 1857, फिर हम लास्ट में कांग्रेस की स्थापना तक पहुंच जाएंगे। तो 1757 जो कि आज का हमारा टारगेट है, हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने टारगेट पर, टारगेट हमने पहुंच चुके हैं। कहां से लिया था मैंने, बिल्कुल इतिहास उठाया, बिल्कुल मतलब बताया, नामकरण बताया, इसका वर्गीकरण बताया, सीक्वेंस वाइज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो 1857 होगा, जो किस टाइम पीरियड में होगा, 1707 से 1885 में होगा। लेकिन हमारा तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो फिल्म स्टार्ट हुई है, पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो तहलका मचना बाकी है। तो 1857 का विद्रोह होगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये पहली क्रांति थी, एक चिंगारी थी स्वतंत्रता की, इसलिए इसको बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, वहां से उठाएंगे और पूरा ले जाएंगे स्वतंत्रता और भारत को आजाद करा देंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति आएगी, विद्रोह आएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा होगा आपके सामने, जो टाइम पीरियड होगा कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस की स्थापना कर रहे होंगे और साथ में सीख रहे होंगे कांग्रेस के अधिवेशन। और जब मैं आपकी क्लास कांग्रेस के ले रहा हूँगा तो आपको कांग्रेस के सारे अधिवेशन इतनी मस्त तरीके से सिखा रहा हूँगा कि शायद ही आपने कभी सीखा होगा। तो बिल्कुल कंटिन्यू बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को तो बिल्कुल दबा देना, क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, जैसे मैंने आज क्लास ली तो इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास दूसरे सर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सर लेंगे, फिर नेक्स्ट अगले सर लेंगे, तो मेरा जो नंबर आएगा वो 2 क्लासेस के बाद आएगा। आपको रिवाइज करने का भी टाइम चाहिए। सेकंड क्लास में जब मैं आऊँगा आपके सामने, तो उसमें मैं आपको पहले प्रीवियस जितना भी करा चुका हूँगा उस पर लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 MCQ क्वेश्चन में लेकर आऊँगा प्रीवियस। तो वे पहले मैं आपसे लगवाऊंगा, हर कमेंट का आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपने कितना लर्न किया है। तो आगे बढ़ते हैं। 1885 में मैं आपको सिखाऊंगा क्या, कांग्रेस के बारे में, और फिर यहाँ से एक बार और डिवाइड करेंगे हम आधुनिक भारत को, एक बार और डिवाइड करेंगे, उग्रवादी युग, उदारवादी युग, ठीक है, और भी बहुत रहेंगे, गांधीवादी युग, ठीक है, और ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे और एक एक को प्रोफेशनली रूप से, परफेक्ट रूप से, क्लीन रूप से इसको सीखते चलेंगे। तो इसके बाद होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस के बाद चलेगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कुछ भी चीज आपको डायरेक्ट नहीं सिखाई जाएगी, सबसे पहले उसका बेस मजबूत किया जाएगा। तो आज मैंने बेस थोड़ा बनाने की कोशिश की है। पेज नंबर बता दो कौन सा हुआ है अभी, पेज नंबर हो चुका है ये आपका 3rd। एक बार दोबारा स्टार्टिंग चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होने वाला उसका हिस्ट्री टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें मैंने बताया कि आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको अध्ययन क्या करना है, 1857 के विद्रोह से लेकर भारत की आज़ादी तक आपका टारगेट रहना है। इस टारगेट का ये बेस है, इस टारगेट का बेस आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इतिहास का अर्थ क्या है मैंने आपको पहले बताया, इतिहास ये भी एक तरीके का बेसिक ही है, फिर ये जानने के बाद इतिहास का अर्थ जानने में मजा आएगा। चलिए फिर मैंने क्या सिखाया आपको, फिर मैं आया अपने वर्गीकरण पर कि हमने मेन रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया।
फर्स्ट सेकंड को अभी स्किप किया, फिर हमने आधुनिक भारत जो हमें टारगेट की ओर लेकर जाएगा वो हमने आधुनिक इतिहास को स्टार्ट कर दिया। आधुनिक इतिहास का टाइम पीरियड औरंगजेब की मृत्यु से भारत की आज़ादी तक है। 2 पार्ट में वो डिवाइड करा, तो एक पार्ट में दिखा 1857 का विद्रोह, एक पार्ट में दिखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलेगा सीक्वेंस वाइज ऐसे। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अपने 4 पेज की ओर। देखिए अब हम आने वाले हैं 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह से मैं जब भी आपको सिखाऊंगा ना, तो कभी क्या होता है कि हमें ना जो कुछ हमारे पद हैं, इम्पोर्टेंट पद पर नियुक्त व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपके गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हैं, भारत के गवर्नर जनरल हैं, भारत के वायसराय हैं, तो इनसे आपको ना पहले एक रूप में ना इनको पहले समझना होगा, क्योंकि हर एक घटना में हमारे वायसराय बदल रहे होंगे, गवर्नर जनरल आ रहे होंगे, गवर्नर आ रहे होंगे, तो हमें पहले इनकी नॉलेज एक बार थोड़ी सी इनकी नॉलेज लेनी होगी, जिससे कि हमारा और मजबूत बेस बन जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक घटना में सबसे पहले उस समय का आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूं, आपके 1857 क्रांति चल चुकी है, और 1857 क्रांति के समय 1857 क्रांति के समय जो भारत में जो पद चल रहा है वो इस समय भारत का गवर्नर जनरल का चल रहा है। भारत का गवर्नर जनरल का इस समय पद चल रहा है। गवर्नर जनरल कब चल रहा है? 1857 में चल रहा है। लेकिन 1857 के तुरंत बाद 1858 से लेकर 62 तक, 62 में ये पद बदल जाएगा, तब बन जाएगा भारत का वायसराय। तो अर्थात क्या सीखा हमें ना, पहले ये जो पद हैं इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, तभी हम सीख पाएंगे कि ये लॉर्ड कानिंग कहाँ से आ गए। कार्यकाल 2 पार्ट में डिवाइड होकर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, पहले इसकी एक बार छोटी सी झलक दिखाता हूँ, और वहाँ से पता चलेगा आपको कि हाँ भाई वाकई में इस बैच में दम होने वाला है, और वाकई में ही दम होने वाला है इस बैच में। तो देखिए एक बार छोटी सी झलक दिखिए मैंने किस तरीके से इन पदों को डिजाइन किया है। कुछ पद आएंगे हमारे सामने, जैसे कि आप सब देख रहे हो। सबसे पहले लेंगे हम जो भारत है, भारत का एक क्षेत्र है जिसका नाम है औरंगजेब के टाइम में, मुगल के टाइम में क्या है, बंगाल सूबे। सबसे पहले बंगाल के बहुत सारे सूबे बने हैं, सूबेदार बने हैं। तो मैं आपको कहाँ से लेकर चलूँगा, एक्चुअल में तो आपका यहाँ से समझने का पार्ट है, बंगाल का गवर्नर और लेकर कहाँ तक, भारत के वायसराय तक। मेन हमारे टारगेट ये है। एक बार शुरू में थोड़ी झलक इनके बारे में भी जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बंगाल है शुरू में क्या है, एक सूबे है, और सूबे के क्या बनेंगे बोलो, सूबेदार। सूबे के कौन बनेंगे, सूबेदार, प्रांत के प्रांतपति। तो बंगाल के अंतिम सूबेदार कौन रहे हमारे, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जब रहे तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया। स्वतंत्र करने के बाद इन्होंने क्या काम करा, अपने आप को एक उपाधि दी। किस उपाधि को ध्यान करा इन्होंने, नवाब की। सबसे पहले कौन रहे, सूबेदार, और फिर सूबेदारों ने अपने आप को एक क्या दी, उपाधि खाएंगी, नवाब की। तो 2 चीज एक साथ ज्वाइंट कर दी, जिससे कि इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना रहे कि बंगाल के अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र होकर धारण की नवाब की उपाधि। तो इसलिए बंगाल के प्रथम नवाब भी कौन हो गए हमारे, मुर्शीद कुली खान हो गए। तो थोड़ा सा, ये तो थोड़ी सी झलक थी। देखिए अब इस पर आप कहेंगे कि ये पेज नंबर आपका 4 है, क्योंकि बीच में मैंने हल्का सा डिजाइन कर दिया था। मैंने खुद सोचा कि पहले अगर हमें जो पद हैं इनकी नॉलेज नहीं हुई तो हम क्या समझ पाएंगे, एक तरीके से रटना ही हो जाएगा फिर, और हमें रटना नहीं, हमें चीज़ों को सीक्वेंस में समझना। अब देखिए भाई, ये बचने वाला पूरा धमाका होने वाला आपके सामने, बिल्कुल धमाका। ठीक है जी, बिल्कुल धमाका होने वाला है। एक बार मैं पानी पी लूं और इसको एक बार देख लो, एक बार, क्योंकि आज तक इस नजरिया से आपने देखा ही नहीं होगा।
चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। अब मैं सिखाता हूं आपको कि एक्चुअल में इन गवर्नर, गवर्नर जनरल, इनका एक सीक्वेंस क्या है जिसमें हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो सूबेदार थे, सूबेदार ने स्वतंत्र होकर अपने आप को नवाब घोषित किया। फिर वो नवाब पद आगे चलकर एक महत्वपूर्ण पद बना जिसका नाम क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर। सबसे पहले आएंगे गवर्नर, बिल्कुल ध्यान देखना भाई, सबसे पहले आएंगे बंगाल के गवर्नर। फिर ये पद चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल में। फिर इससे भी बदल जाएगा, ये पद चल रहे हैं केवल अभी बंगाल में, और फिर ये पद बंगाल से निकलकर पूरे भारत में जाएगा जिसका नाम बन जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इन दो में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ध्यान से देखो। केवल अगर यहां मैं रखूं तो यहां बोलूंगा बंगाल का गवर्नर जनरल, अगर पूरे भारत में बोलूं तो बोला जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। फिर ये पद आगे जाकर कब बन जाएगा, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का वायसराय। तो जैसे सबसे बड़ा पद अगर बोला जाए तो वो आपका लिखा जाएगा वायसराय का पद। चलिए एक बार इनको सिस्टमेटिक रूप से देखते हैं। पेज नंबर 5 पर आते हैं, मैं भूल ना जाऊं। ये आपका, ये जो नोट करना है आपको पेज नंबर 5 में नोट करना है। सबसे पहले रहे बंगाल के गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो याद करेंगे, ये मैंने एक ट्रिक लिखी है, लाइव हैज VCM, लाइव हैज VCM। लाइव से रॉबर्ट क्लाइव, हैज से वॉरेन हेस्टिंग, सी से V से बनेगा विलियम वेंटिक, फिर बनेगा C से लॉर्ड कैनिंग, फिर आएगा आपका M से लॉर्ड माउंटबेटन। लाइव हैज VCM, लाइव हैज VCM, एक बार बोलिए, एक बार लाइव हैज VCM बोलिए, लाइव हैज VCM। चलिए आइए, तो लाइव से पहला अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लाइव से रॉबर्ट क्लाइव। टाइम है इसका 1757-60, 1765 से 67। ये प्रथम की बात होगी, और यहाँ के चल रहा होगा आपका अंतिम। यहाँ प्रथम और यहाँ अंतिम, सारे यहाँ जितने लिखे गए हैं वे अंतिम है, जितने ऊपर लिखे गए हैं वो सब प्रथम है। तो बताइए बंगाल के अंतिम गवर्नर पूछे तो आप क्या बताएंगे, लाइव के बाद क्या रहा, हैज। लाइव के बाद क्या रहा, हैज। तो हैज से क्या बनेगा, विलियम हेस्टिंग, विलियम हेस्टिंग। ये हमारे बंगाल के अंतिम गवर्नर है। तो गवर्नर का दोनों बता दिए मैंने, प्रथम भी और आपके अंतिम भी। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब क्या पता आएगा आपके सामने, बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर के बाद क्या आएगा, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछे तो हैज दोबारा लग गया, तो इसलिए हैज एक बार और लगा लो। क्यों आए, एक आया अंतिम के लिए और एक आया स्टार्टिंग के लिए। चलिए अगर बताएंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो उसका भी नाम क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग। ये रेड तीर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रेड तीर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति दो पद पर थे, अंतिम भी और प्रथम भी। अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग दो बार आएगा आपके सामने। अगर बात करें प्रथम की तो प्रथम क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर बात करें अंतिम क्या थे तो बंगाल के अंतिम गवर्नर। अंतिम थे गवर्नर और प्रथम थे गवर्नर जनरल। देख कितना सिस्टमेटिक रूप से लगा दिया, अरे देख रहे हो। चलो आगे आओ। अगर बात करें प्रथम तो अंतिम कौन है, तो अंतिम बताएंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है, आपका नाम है विलियम वेंटिक। लाइव हैज वी, लाइव हैज वी, वी का मतलब वेंटिक। तो विलियम वेंटिक क्या रहे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर हुए प्रथम अंतिम, ये हुए गवर्नर जनरल प्रथम अंतिम। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया जो अंतिम है वही क्या बन जाएगा, प्रथम बन जाएगा। तो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल ही अब ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले हैं। ये केवल बंगाल के, केवल बंगाल के। अब ये बंगाल से कहां पहुंच जाएंगे, भारत पर। कहां पहुंच जाएंगे जी, भारत पर।
तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल ही आगे जाके कहाँ बनेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब बात चलेगी पूरे भारत में, ये बंगाल में थी, ये पूरे भारत में बात चलेगी, पूरे भारत में, ये बंगाल के, ये पूरे भारत के। आ जाओ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो बिल्कुल रिपीट होगा, आपने बिल्कुल रिपीट होगा, तो वी भी 2 बार आएगा, एक क्या आया एंडिंग के लिए और एक आया स्टार्टिंग के लिए। तो चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये प्रथम है। तो अंतिम कौन है गवर्नर जनरल, तो हमारे लॉर्ड कैनिंग। चलिए, पहुंच गए अपने टारगेट पर, पहुंच गए अपने टारगेट पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 1857 का जो विद्रोह होगा उस समय अगर मैं बात करूं आपके सामने, लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल कौन है, भारत का गवर्नर जनरल इस समय है हमारे लॉर्ड कैनिंग। पहुंचे नहीं पहुंचे बिल्कुल टारगेट में, अरे पहुंच गए मेरे भाइयों, पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, एंड करते हैं चीजों को, कॉन्सेप्टली ले चलो। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे हमारे लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करेंगे गवर्नर जनरल की, तो भैया ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन यही क्या हुआ आगे चलकर, जब भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत इन्हीं को क्या बना दिया जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को ही 1858 में, 58 से लेकर 62 तक ये रहेंगे अब भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय रहेंगे, जिनका कार्यकाल 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, अभी मैंने लिखा है, पीछे भी समझाऊंगा एक बार। 1856 से 58 तक रहेंगे अंतिम गवर्नर जनरल, और 58 से आपके 62 तक रहेंगे क्या, भारत के प्रथम वायसराय। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वायसराय। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ये प्रथम है तो वायसराय अंतिम कौन है, तो बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, सी भी दो बार आया, एक एंडिंग के लिए और एक स्टार्टिंग के लिए। ये सिंगल आया, ये भी सिंगल है, और एम भी सिंगल है, ठीक है, और मैं भी सिंगल ही हूं। चलिए, तो लाइव हैज वीसीएम, याद रखना पूरे अच्छी तरीके से, लाइव हैज वीसीएम, हैज भी 2 बार आएगा, हैज भी 2 बार, वी भी 2 बार और सी भी 2 बार, वीसीएम 2 बार आएंगे, जबकि लाइव और एम जो है वो आपका सिंगल टाइम्स आएगा। चलिए, अब स्टार्ट करता हूं आपके टॉपिक को। चलिए, अगर मैं बात करता हूं लॉर्ड कैनिंग की, तो बिल्कुल आप जान चुके हो, तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बोलिए, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट 1856 से लेकर 1858 किस पद पर रहे, तो आप बताएंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के पद पर रहे लॉर्ड कैनिंग। इसी कार्यकाल में एक चिंगारी उठेगी, एक चिंगारी लगेगी, एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी आएगी, बहुत खतरनाक लगने वाली है। जो घटना क्या कहलाएगी मेरे भाइयों, 1857 का विद्रोह कहलाएगी। इसी कार्यकाल में, इस कार्यकाल के बाद 1858 से 62 के बीच में इनको क्या बना दिया जाएगा, भारत के वायसराय बना दिया जाएगा। तो मैं लिख रखा है 1856 से लेकर 1862 तक इनका क्या है, कार्यकाल है टोटल। कुछ कार्यकाल में गवर्नर जनरल हैं और कुछ कार्यकाल में भारत के वायसराय हैं। कार्यकाल के दौरान एक अति महत्वपूर्ण घटना घटी हुई, क्या, जिसका नाम 1857 का विद्रोह। अब मैं आपको एक्चुअल में जितना मुझे सिखाना था ना बेसिक, वो सब सिखा चुका हूं। अब मैं आने वाला हूं अपनी एक्चुअल फॉर्म में। जो एक्चुअल फॉर्म है वो स्टार्ट होगी अब आपके साथ। सबसे पहले अब जो मेरा तरीका है, जो चीजें सिखाने का तरीका है, वो अब आपको मेरा पसंद आएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का तो सभी जानते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया, क्या है क्या नहीं है, सभी जानते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से लेने वाला हूँ चीजें। अगर मैं बात करता हूँ 1858 के विद्रोह की, तो सबसे पहले आपको इस विद्रोह के टाइम क्या महत्वपूर्ण पोजीशन थी, जिनका बीच बीच में जिक्र आता रहेगा, जिक्र आएगा इनका बीच बीच में। लेकिन अगर किसी से रिश्ता करना है ना, तो सबसे पहले उसकी कुंडली के साथ साथ पूरे परिवार की कुंडली निकल ली जाती है, ताकि उसके कुंडली से पता चल जाए कि हाँ भाई क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आपको मेंबर सिखाने वाला हूं कि इस पूरे विद्रोह में कितने नाम आपको जानने चाहिए ही चाहिए, जिनका आपको पता होना जरूरी है।
वे नाम मैंने सबसे पहले लिखे हैं आपके सामने। क्या क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6, 6 नाम आपको महत्वपूर्ण तरीके से जानने। चलिए, महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान व्यक्ति कौन कौन विराजमान है देखिए। सबसे पहला है कि ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड की महारानी कौन थी उस समय? विद्रोह के टाइम महारानी कौन थी? ब्रिटेन की। तो आप बताएंगे उस समय ब्रिटेन की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। बिल्कुल जानने वाली बात है जी, एक चीज पता होनी चाहिए, तभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा। नेक्स्ट बताना पड़ेगा आपको, विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे उस समय प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टन उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। याद भी बहुत आसान है, पी से प्रधानमंत्री और पी से पार्मिस्टन। वेरी गुड। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जीवन में मैं अपने जीवन में बताऊं, आज मैं भी तैयारी कर रहा हूं पीसीएस की। तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो अगर मेरे जो संतान होंगी उनके बच्चे हो जाएंगे, तो वे अगर मेरे से पूछने लगे ना कि इस घटना के समय वहां पर ब्रिटेन में कौन था, महाराजा कौन था, राजा कौन था, महारानी कौन थी, तो मेरे से कुछ बताया ना जाए, लेकिन मेरे से एक जरूर बताया जाएगा, वो महारानी विक्टोरिया। वो क्यों बताया जाएगा? क्योंकि हम मेरठ में हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरठ में इस समय क्लास ले रहा हूं, और जो घटना स्टार्ट हुई थी ना 18 साल की विद्रोह की, ये मेरे घर से ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एक चिंगारी यहाँ लगी हुई है, यहाँ से सिखाने वाला हूँ चीज़ें आपको। तो विक्टोरिया जहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, जहाँ से ये 57 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था कदम सिंह के नेतृत्व में, तो यहाँ से ही कुछ दूरी पर ही हमारा एक विक्टोरिया पार्क है। तो उस विक्टोरिया पार्क में ऐसी तबाही मची थी, सिलेंडर फटे थे, इतनी तगड़ा हुआ था कि उस 5 किलोमीटर दूर का जो आग लग रही थी ना, उसकी आग का जो धुआं था काला, वो हमारे यहाँ तक आ रहा था। इतना भयंकर हुआ था, गेट केवल एक ही था जिससे एंट्री भी थी और एग्जिट भी थी। इतना तगड़ी तबाही मची थी कि सिलेंडर फटे थे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, कुछ ऐसा हुआ था, बहुत खतरनाक। तो वैसा बना था विक्टोरिया पार्क, और ऐसे ही हमारे 1857 में अब एक तहलका मचने वाला है, एक चिंगारी लगने वाली, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बनने वाला है। तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ विक्टोरिया पार्क तबाही, विक्टोरिया के टाइम तबाही, तो खत्म हो गया। जीवन में कुछ नहीं याद रहेगा मेरे, लेकिन ये चीज़ मेरे हमेशा याद रह जाएगी। तो लिंक करना बहुत आसान है, चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी याद। अगर मैं बताऊँ पार्मिस्टन को किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो एक तरीका यही है, पैसे प्रधानमंत्री और पैसे पार्मिस्टन। और भी याद कर सकते हैं कि पार्मिस्टन क्या करते थे। पार्मिस्टन पाम का रिफाइंड खाते थे, और तो बहुत कुछ है, चलो ट्रिक लगा लेना खुद अपनी। नेक्स्ट आओ, तीसरे की बात करता हूं, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? चलिए बताओ, भारत के गवर्नर जनरल प्रथम या अंतिम? आप बताएंगे अंतिम। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पर विराजमान थे कौन? आप बताएंगे जी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के विराजमान कौन थे? हमारे लॉर्ड कैनिंग, जो समय विराजमान थे। तो लॉर्ड कैनिंग है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, या गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, विद्रोह से पहले सेनापति कौन, और विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद सेनापति कौन? तो विद्रोह प्रारंभ होने से पहले सेनापति थे हमारे जॉर्ज एनिसन। ठीक है, मतलब ए भी थे, कुछ नहीं हुआ, ए भी थे। चलिए, विद्रोह स्टार्ट हो गया, हथने वाला, कॉल करके बुलाया जा रहा, है एक व्यक्ति कैंप में बैठा। कैंप देखते हो, जैसे घूमने जाकर अपना कैंप लगा लें, तो फोन किया जा रहा है ऐसे, फोन मतलब कॉल, और कॉल से बनने वाला कॉलिन, और कॉल किस पे की जा रही है? एक व्यक्ति बैठा कैंप में, मतलब कैंप बेल, मतलब कॉल करके बेल लगाया जा रहा है कैंप बेल पे। तो इस तरीके से लिंक करके अगर याद करोगे तो जीवन भर याद रहेगा, अपने बच्चों को भी सिखा दोगे। तो क्या हुआ, विद्रोह से पहले कौन थे? जॉर्ज एनिसन। चलिए, विद्रोह स्टार्ट हुआ, जॉर्ज एनिसन से कुछ नहीं हुआ, तो फोन करके बुलाया, किसको? कॉल करके बेल लगाई,
कैंप में बैठे व्यक्ति पर और नाम बन गया कॉल कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। बुलाया तो कॉलिन कैंपबेल खतरनाक थे, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। तो कॉलिन कैंपबेल कौन थे? विद्रोह के समय सेनापति। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि 18 विद्रोह के समय विद्रोह प्रारंभ होने के बाद सेनापति, तो प्रारंभ होने के बाद सेनापति कॉलिन कैंपबेल। चलिए नेक्स्ट आओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था या मुगल बादशाह कौन थे। दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला, सारे मुगल बादशाह खत्म, केवल मुगल बादशाह अंतिम उत्तराधिकारी बचे। मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। इनको एक मात्र पेंशन के एक पेंशन नाम की मात्र पेंशन के तौर पर इन्हें केवल लाल किला दे रखा था। सारा जगह राज चल रहा अंग्रेजों का, बस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को केवल एक छोटा सा किला दे रखा था कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर रहना है और तुम्हारी पेंशन हर महीने पहुँच जाएगी, तुम्हें और कुछ नहीं करना। अर्थात अंग्रेजों को इतना तगड़ा रुतबा चल रहा था कि केवल नाम मात्र के ही कौन रह रहे थे? मुगल बादशाह रह रहे थे, नाम मात्र के। एक पेंशन पे पलने वाला एक व्यक्ति था बस मुगल बादशाह। इसलिए लास्ट लिखा बस ये अंतिम थे, ये अंतिम थे जो कि आगे जाकर 1857 विद्रोह के क्या बनने वाले हैं? नेता बनने वाले हैं। जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट होगा मेरठ से, कदम सिंह के नेतृत्व में आधी रात को निकल पड़ेंगे दिल्ली की सुनसान रोडों पर, जहां दिख रहे आग लगा दी और तबाही मच रही, ठक 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 ठक। बहादुर शाह जफर का वो कौन थे? सेनापति कौन थे? बख्त खां। तो बख्त खां आएंगे निकल के, जी बोले क्या हुआ? और तबाही मचा दी तबाही, और जाकर बोल लेंगे बहादुर शाह जफर से। तब बहादुर शाह जफर क्या सोचेंगे कि मैं क्या इस काबिल हूं कि इतने बड़े जुलूस का नेतृत्व कर पाऊं। तो तब उन्होंने बेहतरीन अपने अंतरात्मा में सुना कि अब भी तू क्या कुछ कर रहा है, निकल पड़, रख हौसला, वो मंजिल भी आएगी। बहादुर शाह जफर का है, मैं अपने पास से बोल रहा हूं, इन्होंने बोला। अगर मैं इस समय होता तो बस एक ही डायलॉग बोलता, रख हौसला वो मंजिल भी आएगी, रख हौसला वो मंजिल भी आएगी। प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुद्र भी आएगा। और यूं थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो तब इन्होंने सोचा बहादुर शाह जफर ने कि तब भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसका नेतृत्व करता हूँ। तो तब वे बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाएंगे। फिर इसके बाद अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रंगून भेज दिया जाएगा। तो और बहादुर शाह जफर के खत्म होने पर मुगल साम्राज्य बिल्कुल अंत हो जाएगा। तो ये कुछ मुख्य पद हैं, इसके बाद मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 6। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ता हूं, पेज नंबर 7 पे। तो अब हमारा धीरे धीरे ना स्टार्ट हो गया 1857 के विद्रोह में। मैंने आपको पहले क्या सिखाया? कुछ मुख्य पद, महत्वपूर्ण पद क्या क्या ये हमारे बहुत हैं, काफी हैं, बीच में बहुत आएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो 1857 के विद्रोह को निम्न स्टेप की सहायता से आसानी से और बेहतर सीक्वेंस से समझा जा सकता है। एक्चुअल में ये बेहतर सीक्वेंस क्या साबित है? तो ये बेहतर सीक्वेंस होगी आपके सामने। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 1857 का स्वरूप क्या होगा, एक स्ट्रक्चर क्या होगा। सेकंड बताऊंगा मैं आपको कि इसके कारण क्या है, एक्चुअल में जरूरत ही क्या पड़ी कि विद्रोह कर दिया गया, जरूरत ही क्यों पड़ी कि विद्रोह कर दिया गया। मैं किसी के खिलाफ क्यों बोल दूंगा जब तक मुझे मेरी अंतरात्मा को चीज दबेंगी नहीं। एक होता है ना लिमिट पार होना, बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन जब लिमिट से हद से पार होती है ना, तब तो भैया विद्रोह नहीं, डायरेक्ट तहलका मचता। तो कारण क्या क्या रहे? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, कुछ कारण होंगे जिनकी वजह से ये बम फूटा। चलिए नेक्स्ट बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, ये प्रारंभ कैसे हुई।
फिर मैं आपको बताऊंगा कि विद्रोह का प्रसार और पतन कैसा हुआ, इसका प्रसार मतलब फैलना और इसका पतन क्यों हो गया, अर्थात ये असफल होने के कारण क्या रहे, अच्छा नेतृत्व ना मिलना, समय से पहले स्टार्ट कर देना क्रांति को, बहुत ऐसे कारण होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर पर इसका महत्व बताऊंगा कि इसका महत्व क्या होने वाला है, इसका महत्व क्या है। महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चिंगारी लग चुकी है जिसको नाम दिया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, काफी नाम दिए जाएंगे इसको। नेक्स्ट में 7 नंबर में बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ मैं यहां तक ही रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में जो इसका सेकंड पार्ट होगा, इसका नोटिफिकेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के पास जा रहा होगा, उन सभी भाइयों बहनों के पास जा रहा होगा जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया गया होगा। तो आज की क्लास केवल एक तरीके से इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मैंने राष्ट्रीय आंदोलन को बेसिक से आपका सीक्वेंस वाइज मैंने उठाया और शुरुआत कहाँ से होनी थी, 1857 के विद्रोह से। उसमें क्या मेन पद हैं उनके बारे में बताया, उन सबको आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर मैंने आपको सिखाया कि इस पद के दौरान इसका अच्छा सीक्वेंस क्या है। तो अच्छे सीक्वेंस में हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लगभग नेक्स्ट क्लास में ही, जो सेकंड क्लास मेरी होगी, उस क्लास में मैं इन सभी को 1 बाय 1 लगभग 7 पेज लगेंगे, 7 पेज में ही मैं डिज़ाइन कर दूंगा अच्छी तरीके से, जिसमें हमारा लगभग सेकंड क्लास में ये 1857 का विद्रोह हो जाएगा कंप्लीट। जो थर्ड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो में जितने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो 1857 के विद्रोह पर अच्छे लेवल के बन सकते हैं, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इसके साथ देखा जाएगा कि लगभग हमारा 3 दिन में एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाज आपने लगा लिया होगा कि टॉपिक 1 और कंसेप्ट उसके साथ 5 जुड़ रहे होंगे, मतलब एक नारा जुड़ रहा होगा सेकंड वीडियो में, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो आपने देखा शुरुआत तो अभी हुई भी नहीं और तहलका मच गया, शुरुआत तो अभी हुई भी नहीं, धमाका उड़ गया। तो चीजें मैं छोटा पैकेट होगा, लेकिन उसके साथ में मैं आपको इतनी चीज सिखा दूंगा ना कि आपका बहुत बेस मजबूत हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे चलेंगे। सेकंड वीडियो में सब चीज कवर कर लेंगे और थर्ड वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताना। कुछ कमी हो तो कमी भी बताना, क्योंकि कमी को दूर कर करके ही इंसान आगे बढ़ा है। जिसने सीखना बंद कर दिया, आगे बढ़ना बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।